नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार। 3 का सवाल लेकर के हाजिर हूं मैं मीनाक्षी रजत। और 3 के सवाल में मैं हूं आपके साथ। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मुद्दा आपके सामने रख देते हैं। टीएमसी ने अपने मुर्शिदाबाद विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का विवादित ऐलान किया था। पार्टी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सहमति से कदम उठाया है। हुमायूं कबीर अब नई राजनीतिक राह अपनाने की तैयारी में है और अगले महीने अपनी नई पार्टी का गठन करने का भी ऐलान कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस फैसले से बड़ा हलचल भी देखने को मिल रहा है। ममता सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने साफ किया कि हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से पार्टी नाराज थी। इसके लिए उन्हें मना किया गया। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर बागी तेवर दिखाए, जिसके कारण ममता बनर्जी की सहमति से कबीर को निलंबित किया गया है। साथ ही राज्यपाल ने भी इस मामले में कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो तुरंत कार्रवाई होगी। इस पूरे मुद्दे पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर के विवादित बयान देने वाले हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रिवेंटिव अरेस्ट का आदेश तक जारी कर दिया था। हालांकि कबीर ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि कानून व्यवस्था संभालना सरकार और पुलिस का काम है, ना कि राज्यपाल का। वहीं राज्य सरकार की भूमिका और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई उठापटक का कारण बन गया है। शुरुआत चर्चा की करें, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 3 बजे 3 के सवाल आखिरकार क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हुमायूं कबीर पर इतनी देर से कार्रवाई के आखिरकार मायने क्या है। और वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को वोट बैंक की चिंता सता रही है। और सवाल नंबर 3, क्या हुमायूं कबीर को नई पार्टी बनाने की बात में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अनिकेत झा, प्रवक्ता बीजेपी, एहतशामुल हक, नेता टीएमसी, महबूब रजा, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एहतशामुल हक जी से। एहतशामुल हक जी, आखिरकार हुमायूं कबीर को आपने निलंबित किया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ है, जबकि राज्यपाल प्रिवेंटिव अरेस्ट का आदेश जारी कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है आज पिछले 15 दिन से आपने देखा पूरा देश और पूरा समझ लिए कि पश्चिम बंगाल और पूरे समझ लिए कि हमारे जितने भी मीडिया जिन्होंने हमारे सरकार हमारी ममता बनर्जी के ऊपर में कि इस तरह से कि हुमायूं कबीर टीएमसी का विधायक होने के बावजूद भी इस तरह का हमारे पश्चिम बंगाल में मस्जिद का 6 दिसंबर ही क्यों चुना, जिसके लिए मैंने तकरीबन 50 डिबेट किया और मैंने उस तय समय स्पष्ट रूप से लोगों से कहा कि हुमायूं कबीर मेरा एमएलए हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का उसको समर्थन नहीं है और सहयोगिता नहीं है, जिसका आपने देखा जीता जागता सबूत। आज 11 बजे हमारे पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको समझ लिए सस्पेंड और निलंबित कर दिया गया। स्पष्ट लफ्जों में पूरा भारत देश देखा, पूरा पश्चिम बंगाल देखा और हम समझते हैं कि आपके चैनल के तमाम माध्यम से लोगों को अवगत हो गए होंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं विवेक जी, हमारी पार्टी की रणनीति किसी तरह का यहाँ पर समझ लिए कि धर्मनिरपेक्ष अगर भारत इस तरह से है। अभी तक जब कार्रवाई नहीं हुई थी एहतशाम जी, जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तब तक आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हुमायूं कबीर ने जो कहा वो जाने, तब तक पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब वोटिंग भी तो ध्यान में रखनी है, तो थोड़ी बहुत कार्रवाई करके दिखानी भी होगी। अब अनिकेत जी, आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं, टीएमसी ये आरोप लगा रही है और टीएमसी के मंत्री ये कह रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हुमायूं कबीर के साथ मिल करके ये सब कुछ बीजेपी ने रचा था। आप पर ये आरोप है। एकदम सही बात है। ये नहीं जो है अनिकेत झा जी से मैं ये सवाल ले नहीं, लेती हूं। आपका टाइम ही नहीं है ना, एहतशाम ये आपका टाइम ही नहीं है बोलने का। आप तो अपने समय में बोल लिए, आप तो अपने समय में बोल लिए टीएमसी के नेताजी जी, बोलिए। हमारा आप समय है, सुनिए। हाँ। ये हम पर आरोप लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि पूरा का पूरा देश जानता है कि आज किस हिसाब से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे हैं टीएमसी के लोग, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। ये आरोप इन पर है कि पूरे बंगाल को ये बर्बाद कर दिए हैं। जो बंगाल कभी भारत का धरोहर हुआ करता था, आज बंगाल बांग्लादेशियों का जगह हो गया है, ठिकाना हो गया है। और ये टीएमसी के जो इनके विधायक ने कहा है, मुर्शिदाबाद की तो घटना जानते ही और बराबर
हम तो कहते रहते हैं आप ही के चैनल पर, जो मुर्शिदाबाद की घटना को तो याद रखना चाहिए सभी लोगों को पूरे देश में, कि सरकार ने मुर्शिदाबाद के माध्यम से क्या हालत कर दिया है हिंदुओं का। और यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और टीएमसी के लोग उनको इस्तीफा दिला देंगे, बाहर निकाल दिए। अरे बाहर निकाल दिए, ये तो आप ही का बात बोल दिए होंगे वो। इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा के तहत यह बात रखवाया है अपने विधायक से। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। फिर अपनी बात रखवा कर फिर पार्टी से क्यों निकाला? छोड़ा है पार्टी से, क्या मतलब बनता है? तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी से निकाल जी। दिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के छोटे बड़े बेटे ने भी यहाँ बिहार में त्याग कर दिया था पार्टी का। क्या हो गया? और उसका फायदा क्या होगा? करवाया, बुलवाया, फिर निकाल दिया। जी, ये क्या है ना कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। अच्छा, कि मुसलमानों के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि बांग्लादेशियों के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि हम अभी भी वही हैं, थोड़ा चुनाव है इस कारण से दाएं बाएं हमको करना पड़ेगा। महबूब नहीं रजा तो से जो मेरा ममता सवाल बनर्जी, इसी सुन लिया पर। जाए, महबूब रजा नहीं तो जो ममता बनर्जी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आज तक नहीं जा पाई, वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ में खड़ी हो रही हैं। देश की जनता जान रही है। लेकिन महबूब रजा, ये बताइएगा, इसकी इंटेंसिटी पर सवाल उठ रहा है कि ये दिखावे के लिए किया गया है, ये सच में अंदर से निकली बात है, ये कोर से निकली बात है, या ये वोट बैंक चमकाने के लिए हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हसास मुद्दा है बंगाल की सियासत के लिए। आने वाले साल में बंगाल में इलेक्शन भी है। चलिए एक जुमला में हम कहना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। ये फैसले तो बहुत पहले हो जाने चाहिए, लेट से हुआ। बहरहाल इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, आने वाले कल में भी आपको समझ में आएगा। दूसरी तीसरी अहम बात, ये 26 मिनट 35 सेकेंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस था मेयर फरहाद हकीम साहब ने किया, और साथ साथ 2 टीएमसी के और भी लीडर थे, मुर्शिदाबाद के चेयरमैन थे, एक मंत्री थे, और सभी लोगों ने किया। और उनके पुराने साथी भी एक साथ में थे, बोले कि फला पार्टी में गए, कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, आजाद उम्मीदवार लड़े, ये बहुत सारे मामला थे। मगर जहां तक बात बाबरी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, फिर लड़ूंगा, जीत के आऊंगा, दिखाऊंगा, सारी चीजें हैं। आप भी बहुत अच्छी तरीका से समझ रहे हैं कि बंगाल के 26 का इलेक्शन है और 35% से ज्यादा मुसलमान बंगाल में रहते हैं। तो यहाँ एक और पार्टी भी है ISF, जो मुस्लिम राजनीति करती है, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कह दिया है कि आने वाले कल में मैं बंगाल में इलेक्शन लड़ूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हुमायूं कबीर भी जिस हल्के से आते हैं, 2-3-4 मुसलमानों का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद, ब्रह्मपुर, जंगीपुर, उत्तर दिनाजपुर वगैरह, तो 50-60 सीट का मुस्लिम अक्सरियत वाला हल्का आता है। अगर सपोज मान लीजिए वो अगर मजबूती के साथ वो लड़ लेते हैं, हर सीट पे 1000-2000 वोट लेके आते, तो समझिए कि टीएमसी को एक बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान होने जा रहा है, ये तय बात है। मगर निकालने का कितना फायदा होगा, नहीं होगा, ये जब 2026 का रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा कि ये फैसला सही था या गलत था, या फिर उससे माफी मतलब आप ये कह रहे हैं कि किस्सा यू टर्न आ जाइए, नहीं आ जाइए, तो समझ में आ जाएगा। ये किस्सा मस्जिद का है ही नहीं, किस्सा कुर्सी का है। मतलब हुमायूं कबीर चाल है, एक धार्मिक स्थल, एक मस्जिद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा एकदम सही, पूरा सियासी ये पॉलिटिक्स थी। मतलब राजनीति को चमचाने के लिए मस्जिद के बाबर से, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। उसको लेमलाइट में आना था, शोहरत हासिल करना था, लोग पहचान गए, लोग जान गए, आप भी जान गए। पता नहीं इससे पहले आप जानते थे कि नहीं जानते, हमें भी पता नहीं ना, मैं नहीं जानता था। तो आप भी बहुत, आज देखे कई हफ्तों तक कंटिन्यू डिबेट किया, तो कम से कम वो जो अपने मकसद में तो बंदा कामयाब हो गया। मगर वो अनाउंसमेंट कर रहा था पार्टी का बहुत दिनों से कि मैं पार्टी बनाऊंगा, लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे थे, लोग उसको पत्ता भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, मैं आपका सीधा निशाना जो है वो अनिकेत जी की तरफ है। मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। अनिकेत जी, आपने कहा कि बिहार में बड़े भाई साहब को अलग कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, क्या फर्क पड़ा? लेकिन उनके लिए जो वोट बने, जो भी वोट लेकर आए, 5, 10, 50, 100, 1000, 1500, वो वोट तो आरजेडी से ही डिवाइड हुआ। हुमायूं कबीर बटेंगे, जो बात महबूब रजा कह रहे हैं, फायदा तो आप ही को होगा। देखिए विवेक जी, आप हमसे बेहतर भी जानते हैं कि जो एक व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, अगर उसके पास में किसी पार्टी का सिंबल हो या नहीं हो, वो अपने गुना गणित पर आपको जरूर बता देगा जो वो चुनाव कैसे जीत रहा है। ये एक भी प्रत्याशी इस देश में ऐसा नहीं है जो वो निर्दलीय भी लड़े तो उसका गुना गणित ये नहीं बता रहा हो कि वो चुनाव कैसे हार रहा है। वो कहेगा हम जीत ही रहे हैं। इनका सारा गुना गणित तो फेल हो जाएगा। ये एक एजेंडा दिए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा बंगाल में जो हिंदू है वो यूनाइट हो चुका है वोटिंग के मामले में। तो फिर तो सवाल टीएमसी पर उठेगा कि एहतेशाम जी कहीं बैकफायर ना कर दे,
हुमायूं कबीर, आप ही की पार्टी में रहकर के इस तरीके का बयान दिया, करना ही आपने है, निकाल दिया। करना ही है, हाँ। करना ही है। इनके पार्टी के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी जी, उन्होंने 21 जनवरी 2024 को, आप जानते हैं 22 जनवरी वाले दिन और उससे एक दिन पहले अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था कि माय रिलीजन हैज नॉट टॉट मी कि एक्सेप्ट एंड एम्बैरेस प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इट बी ए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा व्हिच हैज बीन, अब सुनिएगा, व्हिच हैज बीन बिल्ट ओवर हेटेड, वायलेंस एंड द डेथ बॉडीज ऑफ इनोसेंट पीरियड। मतलब जो लोग इस हिसाब की प्रतिक्रिया दे रहे थे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में, और आज वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में रखने वाले को पार्टी से इस्तीफा दिला रहे हैं। ठीक है, एहतशाम आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक है। एहतशाम उलग से मैं सवाल ले लेती हूँ, थोड़ा आंकड़ों पर अब आ जाते हैं। एहतशाम जी, 2021 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 77 सीटें मिली, 7% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, 50% हिंदुओं ने वोट दिया। लेकिन बात अगर टीएमसी की हो तो 75% मुस्लिमों ने उन्हें वोट दिया और इसके साथ साथ 39% यानी कि 39% हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया था। अब जरा ये बताइए कि टीएमसी को पता था कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा पूरे देश में गरमा रहा है उससे पार्टी को डेंट पहुंचेगा, तो कहीं बी टीम की तरह भी तो आप हुमायूं कबीर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं कि कहीं कहीं जाकर के फैल जाइए? मुर्शिदाबाद में तो वैसे भी 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो वहां पर हम आपका भी इस्तेमाल कर लेंगे और हो सकता है जिन सीटों पर बीजेपी की नजर हो वहां आप जीत करके आ गए, टीएमसी में वापस ले लेंगे। निलंबन में आपने ये थोड़ी बताया 5 साल, 8 साल, 6 साल। देखिए मीनाक्षी जी, विवेक जी और रितु मिश्रा जी, तमाम लोग हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब बैठे हुए हैं, स्पोक पर्सन अनिकेत जी, हमारे महबूब रजा जी, तमाम लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी सपना देखे थे। 2021 में इनका स्लोगन था, उस टाइम में दिलीप घोष यहाँ के सभापति हुआ करते थे, उनका स्लोगन था कि प्यार दोस्त के पास, लेकिन पश्चिम बंगाल की सेकुलर जनता ने इनको नकार दिया, 70 सीट पे आकर ये खड़े हो गए। और इनकी सपना फिर चौथी बार इनकी सपना है कि पश्चिम बंगाल में यहाँ मैं सत्ता, हिंदू की बात देखिए, पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है कि यहाँ कभी भी हिंदू के हिसाब से वोटिंग नहीं होती, जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होती है, यहाँ वोटिंग होती है डेवलपमेंट की। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज सरकार, एक धोखेबाज जिस हिसाब से बात करते हैं ना, 15 लाख रुपया, और वो तो कह रहे नई पार्टी बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। एहतेशाम जी, वो तो नई पार्टी बनाने का कर चुके हैं कि 22 दिसंबर को पार्टी के नाम के साथ आ रहे हैं हम लोग, बगावती सुर उन्होंने अपना लिया है, उसका तो आपको खामियाजा उठाना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये सारा रणनीति भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है कि मुसलमानों का वोट को डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ के मुसलमान ऐसे में कभी भी झुकाव उनका नहीं होगा। हुमायूं कबीर जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बीजेपी उनको इस तरह से समझ लिया। आईएसएफ, आपने देखा होगा यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मेटिया बुरुज एक हमारा विधानसभा है, उसमें मैं तो मुसलमान को मैं हरा नहीं सकूंगा, तो उन्होंने कहा कि मीम और आईएसएफ को खड़ा कर दूंगा। बीजेपी का तो क्षमता नहीं है, साफ लफ्जों में मेयर के नाम से कहा कि मेटिया बुरुज जो विधानसभा है उसमें तो मैं हरा नहीं सकूंगा और वहां मीम और आईएसएफ को खड़ा करूंगा। तो ये मीम आईएसएफ जितने भी है, इनकी पार्टी के पूरे समझ लिए इनको सपोर्ट मिलता है, फंड मिलता है, सुरक्षा मिलता है, पैसा मिलता है। पर पार्टी तो आपकी थी जब वहां पर थे, आपकी पार्टी में रह करके दिया है ना, तो राम मंदिर, बाबरी, ये सब क्यों याद आ जाता है? चुनाव आते आते आपकी पार्टी में थे ना, अभी आपने निकाल दिया है, लेकिन उस समय तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे। कोई कोर में मीटिंग में बातचीत नहीं रखी जाती है क्या? रितु जी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा समय होता, सही समय था आज उन्हीं का गढ़ मुर्शिदाबाद में जो बहरमपुर हुआ, वहीं पर आज उनको समझ लीजिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये समय का इंतजार करना पड़ेगा। भारत में एकलौती ऐसी ममता बनर्जी जो बहुत ही समझ लिए कि जुझारू पॉलिटिशियन है, वो आंदोलन कर करके आज इस परिस्थिति में आई हैं। उनको मालूम है कि किस टाइम हमें क्या करना है, और हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं, आजकल ममता जी देख सकते हैं, लेकिन बंगाल अवैध प्रवासियों पर कुछ नहीं बोलती हैं। एहतेशाम भाई, अवैध प्रवासियों पर ममता जी कुछ नहीं बोलती हैं। वो वक्त भी था जब पार्लियामेंट में ममता बनर्जी बाकायदा डोजियर लेकर गई थी और उनके डोजियर को सुना नहीं गया था स्पीकर की तरफ से, तो उन्होंने डोजियर चेयर की तरफ उछाला था और वहां पर वो रोई भी थी, रो दिया करती थी एक वक्त था। उन्होंने बाकायदा उनके आंसू निकले थे कि मेरे बंगाल में घुसपैठ का इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लोकसभा में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो वक्त है और आज का वक्त है।
तो क्या वोटर वो आपका वोट बैंक में तब्दील हो गया है? बिल्कुल नहीं, वो मेरे वोटर ऐसी बात नहीं है कि मेरे में तब्दील हो गया है। बंगाल के अवाम जो है, यहाँ जितने भी लोग जो हैं, इस तरह के हमारी नेत्री के काम जो है, सबसे बड़ी बात है कि आदमी प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। हमारी नेत्री जो समझ लिए कि उनका कहना है कि माँ माटी मानुष, तृणमूल का फुल फॉर्म हुआ टेम्पल, मॉस्क और चर्च, सबका साथ मोदी जी बोलते हैं, सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, सबका मतलब हम साथ देंगे मोदी जी बोलते हैं। लेकिन अगर विकास के नाम में अगर देखना, ठीक है अनिकेत जी, शायद आप उनकी आवाज रुक गए। अनिकेत जी का आंसर चाहूंगा, फिर महबूब रजा आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि डेवलपमेंट इतना कर दिए हैं बंगाल में कि नेटवर्क भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नेटवर्क उनका छूट गया। देखिए पूरा का पूरा टीएमसी कुनबा जो है ये मुसलमानों को जोड़ने में लगा हुआ है, हिंदू इनसे निकल चुके हैं। और रही बात अगर डेवलपमेंट की भी, तो बंगाल में क्या डेवलपमेंट हुआ है किसी से छिपा नहीं है। आप पूरे बंगाल में देखेंगे तो हावड़ा से लेकर के राजरहाट और कुछ न्यू टाउन का एरिया ले लीजिए, इसके अलावा तो पूरे बंगाल में कहीं कुछ है ही नहीं। मतलब सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है बंगाल की। सिलीगुड़ी में एक दो में होटल है, बस टी फेयर में फेयर, बस इतना ही है। और जनता इनसे त्रस्त है, पूरी की पूरी बंगाल की जनता इनसे त्रस्त है। जो घुसपैठियों को इन्होंने बना करके रखा है अपना घर का मेहमान, इनसे त्रस्त है। और हम तो कह रहे हैं, आदरणीय शिवेंदु अधिकारी जी हमारे भाजपा के जो नेता हैं बंगाल में, उन्होंने कहा है कि अंग, बंग और कलिंग, इसमें से अंग प्रदेश जो बिहार है वह हो गया, कलिंग प्रदेश जो उड़ीसा है वो हो गया, और अब बारी है बंगाल की। और यह बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार चुनाव जीतेगी, वहां पर सरकार बनाएगी। और जितने भी घुसपैठियां हैं, जितने भी ये टीएमसी के गुंडे हैं जो लोगों को वोट नहीं देने देते हैं, उन सबको जेल के अंदर बंद करने का काम करेंगे। ठीक है, महबूब रजा जी ने एक बड़ी बात कही थी कि ये जो कुछ भी हुआ, बात बाबरी मस्जिद की हुई है या फिर उस जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से भी प्रयास किए गए। बीजेपी की तरफ से बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया था महबूब रजा जी कि जहां पर मुर्शिदाबाद में ये मस्जिद बनेगी वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे। तो अब मंदिर मस्जिद की राजनीति से निकल करके क्या वहां की जनता विकास को लेकर के सजग है, उस मुद्दे पर वोट करने के लिए वो तैयार है, या फिर वहां की जनता भी यही चाहती है कि मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, बाकी के मुद्दे धरे रह जाए? बहुत बेहतर आपने सवाल पूछा है कि मुर्शिदाबाद बरहमपुर जो एरिया आता है माइनॉरिटी का बड़ा एरिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, तो जो हिंदुस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट जो था वो मुर्शिदाबाद का डिस्ट्रिक्ट था। वहां पर डेली खाने कमाने वाले लोगों की जो इनकम थी 120 रुपया 30 रुपया पर डे का इनकम था। इसलिए कि ज्यादातर लोग जो वहां कारोबार से जुड़े हुए थे वो बीड़ी के मजदूर थे। जो बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी होता, वो बीड़ी का पत्ता होता, उनके बीड़ी बनाते थे, जिसमें से काफी बीमारी वगैरह भी होती थी। आज भी हालत मुर्शिदाबाद हो या बरहमपुर हो या फिर जंगीपुर, पूरा अंचल में आज भी जो पॉवर्टी जो है, जो गरीबी भी है, वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर वाकई में अगर किसी चीज की जरूरत है, ना वहां पर मंदिर की जरूरत है, ना वहां पर मस्जिद की जरूरत है। अगर वहां पर कुछ लाया जा सकता है तो फैक्ट्री को बैठा दिया जाए, वहां पर बच्चे लोग के लिए अच्छे स्कूल को खोल दिया जाए, वहां पर हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए, वहां पर रोजगार का एक ऐसा पैमाना को सेट किया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत जो लोन मिलता है, तो वहां के लोगों को अगर लोन मिलेगा तो वो तरक्की होगा। मगर सिर्फ ये बातें सिर्फ पेन एंड पेपर पे होती है कि ठीक है मैं देखूंगा, ठीक करूंगा, मगर कुछ भी वहां पर अभी तक मुर्शिदाबाद के पूरे अंचल में कुछ भी नहीं हुआ। लेफ्ट की सरकारें थी, वो रिपोर्ट आ गया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, वो बताया गया कि इससे आप कैसे बच सकते। तो उन्होंने एक ही चीज बोला था कि अगर वहां के लोगों को आरक्षण दे दिया जाए या वहां को कोई बेनिफिट पहुंचा दिया जाए, तभी ये इसको अपलिफ्टमेंट मिल सकता है। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने सच्चर कमेटी रिपोर्ट आपके सामने पेश की। इसका इलाज जो आया था एक्सरे, वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन था जिन्होंने बताया था। मगर ये सारी चीज सिर्फ धरी की धरी रह जा रही है। नेता लोग आते हैं, जीतते हैं, वोट लेते हैं। बंगाल का बताइए ना, बंगाल का रिपोर्ट बता दीजिए। जी, बंगाल का रिपोर्ट क्या है? जी, बंगाल का रिपोर्ट एहतेशाम वही बंगाल की रिपोर्ट, वही मुर्शिदाबाद बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसको पिन पॉइंट करके जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बताया गया था। फिर वहां रंगनाथ मिश्रा कमीशन वहां कैसे निकाला उसके बारे में बताया गया। मैं जो भी अभी बात किया ये मुर्शिदाबाद, अब तो महबूब रजा जी आलम ये है, महबूब रजा जी बंगाल की बात की है मैंने। महबूब रजा जी बंगाल में ही आप रहते हैं और अब तो वहां पर आलम, मतलब आप कह रहे हैं ममता सरकार ने कोई विकास नहीं किया, राइट? देखिए ममता सरकार की विकास हम खाली वो नहीं बोलते। देखिए
विकास, जिस अंचल की बात आपने बोला मंदिर मस्जिद और विकास होनी चाहिए, तो मोहतरमा ने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। जिस एतबार से उस अंचल में विकास होनी चाहिए वो अभी भी वो एरिया जो है विकास से दूर है। और इसको लेकर के मैंने अपनी पिछली डिबेट में वो भी विकास नहीं पहुंच एहतशाम से सवाल पूछा था कि जिस जगह पर मस्जिद बनाने की बात हो रही है क्या वहां स्कूल की जरूरत नहीं है, कॉलेज की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। अब जरा मुझे एहतशाम जी से एक सवाल और पूछना है। ठीक है, आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये बात भी कह दी गई राज्यपाल को लेकर के हुमायूं कबीर की तरफ से कि राज्य में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के जिम्मे है। तो 6 दिसंबर का मुद्दा तो अभी भी वहीं पर अटका हुआ है ना, पार्टी से निकाल भले ही दिया। अब हुमायूं कबीर ने अपना बयान अभी बदला नहीं है, अभी भी वो कह रहे हैं मस्जिद वही बनेगी। तो मस्जिद वही बनेगी तो कानून व्यवस्था को लेकर के अब क्या रहने वाला है, वहां पर रोका जाएगा उन्हें पार्टी की तरफ से? अब तो पार्टी ने भी निकाल ही दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि आज बस 48 घंटे बचे हुए हैं। आप समय का इंतजार कीजिए, क्या हमारी पार्टी या क्या हमारी सरकार और क्या हमारी प्रशासन एक्शन लेगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा 48 घंटे के, पिछले 48 घंटे के बाद में। इसके लिए आप सभी लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी से बताना जरूरी नहीं है। जब पार्टी इतना बड़ा ले सकता है इनिशिएटिव, जो उनको पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, तो कुछ भी हमारी पार्टी, देखिए यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एकता अखंडता भाईचारा और जो हमारे जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारा संप्रीति को बनाए रखने के लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी टाइम में भी खड़ी रहती है। और आने वाले 48 घंटा इंतजार कीजिए कि देखिए हमारी सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं अभी बोलने के नहीं जा रहा हूं, आप वक्त का इंतजार कीजिए। हमारी सरकार, हमारी प्रशासन समझ लिए सक्रिय रहेगी। एक बहुत संकरी लाइन होती है, बहुत एक नैरो लाइन होती है एहतशाम जी, जिसमें कहा जाता है ना कि या तो आप इधर के या तो आप उधर के हैं। अब हुमायूं कबीर जो है उनको जब उन पर कार्रवाई होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़े गए, वो कह रहे हैं अभी भी उसी स्टैंड पर वो कायम है। अनिकेत झा से मेरा सवाल ये है कि केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी बंगाल को इस वक्त कैसे देख रही है, वहां पर इस स्थिति में बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, इन्होंने जो कहा है कि 48 घंटे का समय इंतजार कीजिए, हम भी उसी इंतजार में बैठे हुए हैं। करना है तो ये कर ले, नहीं तो उसके बाद हम जो करेंगे इस सरकार चलाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होगी। ये राम का देश है, ये राम का राज्य है। पर ये सोच और क्या यहाँ पर कहती अगर है? कोई बाबरी अनिकेत जी, मस्जिद बनाने का धमकी देगा और गवर्नर महामहिम, मतलब आप समझिए कि प्रदेश में वो राष्ट्रपति ही है, और उन पर इस प्रकार की बयानबाजी अगर हो रही है तो आप जान लीजिए वो व्यक्ति शांत तो बैठेगा नहीं। और एक विधायक, हम लोग भी पॉलिटिकल आदमी हैं, आप लोग भी पॉलिटिकल खबर को करते हैं, आपको पता है कि एक विधायक इतना कैसे कूदेगा भाई? पर ऐसी मानसिकता जो कहा गया, पहले कहा गया और अब भी जब कार्रवाई हो गई है, पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन अब भी वहीं पर कायम है कि बाबरी मस्जिद तो बनेगी भैया। यही हम कह रहे हैं ना कि ये पूरा इनका प्री प्लान है। ये मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। हमारी सरकार जो बात कर रही है कि बंगाल में अब डेवलपमेंट होगा, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे कोई भी जिला हो, वहां डेवलपमेंट होगा, बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी। और जो मूल रूप से बंगाली हैं, जो बाहरी नहीं, जो मूल रूप से बंगाली हैं, कोई भी हो, उन तक में विकास पहुंचना चाहिए। अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है वो बंगाल में पूरा होना चाहिए। लेकिन और बिहार ये के मस्जिद और मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं, बिहार तो के मंदिर मस्जिद का सीमांचल ट्रैक रिकॉर्ड हमारा चेक कर लेंगे। मंदिर मस्जिद करना है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारा चेक कर लें। अनिकेत जी, बिहार के सीमांचल में तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ इस बार के चुनाव में, बहुत बड़ा बिहार के आप देख लीजिए, सीमांचल में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सीमांचल में हर स्कूल ड्रॉप आउट रेट में भी, विवेक जी, 2020 में भी अगर सबसे ज्यादा सीट किसी को मिली तो वो हम ही को मिला है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, शिक्षा दर उस इलाके में कम है, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सीमांचल के जिले जो है वहां पर इनकम कम है, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे? फिर बंगाल में आप ये कैसे करेंगे? अब आप देख लीजिए कि जो ये सीमांचल की बात कर रहे हैं, हम मिथिलांचल से हैं और हमारे बगल में पड़ता है सीमांचल, इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि सीमांचल की स्थिति क्या थी। अभी आप एआई से पूछ लीजिए या विकिपीडिया पढ़ लीजिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि सीमांचल में कहीं घर में बिजली थी ही नहीं, सड़क थी ही नहीं, और जो कोसी नदी पर जो पुल था वो 1965 में गिर गया था भूकंप में। लेकिन आज चलिए देखते हैं, मुद्दा मुझे लगता है कि चलेगा। अभी जो बाबरी वाला मामला है, अगर चुनाव है तो फिर हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीतिक तनाव भी लाजमी है और हर चुनाव में देखने को मिलता है। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।